नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की मदद का एहसान चुकाते आ रहे यूरोपीय देश अब ईरान युद्ध में अमेरिका का समर्थन देने से हिचक रहे हैं। दशकों तक पश्चिमी दुनिया एकजुट दिखी, लेकिन अब अमेरिका और इजरायल इस युद्ध में कूटनीतिक रूप से अकेले हैं। ट्रंप प्रशासन एकला चलो नीति और नाटो में यूरोप पर दबाव के बावजूद जर्मनी, इटली और स्पेन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने कहा कि जर्मनी की सेना और हथियार ईरान युद्ध के लिए नहीं भेजे जाएंगे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था ऊर्जा संकट से जूझ रही है और नया युद्ध उनके लिए जोखिम भरा होगा। इटली के राजदूत एंटोनियो बार्टोली ने कहा कि बिना सोचे समझे किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूस बेस्ड ऑर्डर को खत्म कर देगा। इटली ईरान युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी एकता अब केवल मिथक बन गई है। यूरोप अब अमेरिका के हर युद्ध का स्थायी सैनिक नहीं बनना चाहता। ट्रंप की रणनीति और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के हमलों के बीच यूरोपीय देशों ने अपनी दूरी और स्पष्ट पोजीशन दिखा दी है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, यूरोप ने युद्ध से दूरी बना ली है और हमेशा से अमेरिका के एहसानों तले दबा हुआ यूरोप अब इस युद्ध से परहेज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अमेरिका और इजराइल कूटनीतिक रूप से अकेले नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब आप नियम विरुद्ध अगर कोई काम करोगे, आप यूएन से लेके इलेक्शन से लेके आप नाटो से लेके जितने भी नियम बने हुए हैं युद्ध को लड़ने के लिए, तो उसका जब आप उल्लंघन करोगे, किसी को फॉलो नहीं करोगे, तो इस तरीके की चीजों में फिर आपके साथ कोई रुकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं है। ये मेन कारण होता है। दूसरा ये है, अभी परसों यूएनओ में एक महासभा हुई है जिसमें नाटो सदस्य जितने हैं उनके भी प्रतिनिधित्व पहुंचे हुए हैं, हमारे भारत से भी एक दल पहुंचा हुआ है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ है कि क्या अमेरिका की, जो आपने कहा कि एहसानमंद कई सारे यूरोपियन देश रहे हैं, वो अचानक से कैसे उनसे दूर हो गए, किस तरीके से दूर हो गए। उनको जो नियम बताए गए हैं वो नियम तो सबको फॉलो करने पड़ेंगे ना आपको जी। और विशेष तौर पे जब आपकी जंग शुरू होती है, जंग का एक तरीका होता है और उन सब चीजों को जब आप नहीं फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है, जो आपके साथ में पहले से कंधे मिला के चल रहा है, जो आपको रेस्पेक्ट करता आया हुआ है, वो आपको अनरिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा और कमोबेश वैसा शुरू हो गया है। अब ऐसे मुझे लगता है यूरोपियन कुछ कंट्रियां हैं जिन्होंने ये नाराजगी जाहिर करी है और इन नाराजगी में मुझे लग रहा नंबर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लगातार जो भड़काऊ बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि ईरान को खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी अमेरिका जो है वो दुगनी ताकत के साथ ईरान पर हमला बोलेगा अगर ईरान अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव नहीं लाता है। जिस तरीके से सबसे बड़ा संकट तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और इसके चलते कई देशों में ऊर्जा संकट जो है वो मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में एक तरफ ट्रंप की बयानबाजी है तो दूसरी तरफ जिस तरीके का कूटनीतिक अकेलापन इसको कहा जा सकता है वो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्थितियां किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें साहिल जी है क्या ना, जो एक मैच्योर कूटनीतिक जो दिखाना चाहिए तस्वीर, वो ईरान यहाँ पे दिखाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने अमेरिका से जो एसोसिएट कई सारी जो कंट्री थी उनके लिए उन्होंने क्या करा है, स्टेट होमेज को खोल दिया गया है, जो उसमें चाइना भी है, रूस भी है और भी कंट्री हैं, उनके जहाज को जाने दिया जा रहा है और वहां ऐसी कोई संकट नहीं आ रही है। ये वो देश है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, जो अमेरिका से लोहा लेने के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें साफ हो गई हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो अमेरिका खुद समझने लगा है, मेरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब 10 लकड़ियां होती हैं, अगर उसको एक गट्टे में अगर बांध दो फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो 10 लकड़ियां जो है वो अलग अलग दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। अब जब एक लकड़ी सिंगल से तो कोई भी तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका आज उसी स्थिति में आके खड़ा हो गया है जहां उसके आजू बाजू आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।
ऐसे में वही स्थिति इजराइल की हो गई है। इजराइल में जिस तरीके से बमबारी ईरान कर रहा है, और एक खबर ये भी आई है कि हमारे भारतीय पत्रकार वहां पे, उनको कल इजराइल की सेना ने उनको गिरफ्तार किया है। तो उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग के दौरान हमारी लोकेशंस को ट्रेस करके आप ईरान को बता रहे हो। तो इस तरीके की जब चीजें आ जाती हैं, जब इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हब के ऊपर जब कोई भी हुकूमत जब कोई कार्रवाई करने लगती है, तो आप सीधे सीधे समझ लो हुकूमत डर गई है, हुकूमत बहुत ज्यादा डरी। वही स्थिति यहाँ पे आ चुकी है कि अब अमेरिका अपने आप को अकेला असहाय महसूस कर रहा है। और ये स्थिति अगर मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन तक और आगे खिंची, तो हो सकता है कि अमेरिका इजराइल का जो एसोसिएट पर ये पूरा जंग चल रही है, ये भी हो सकता है अलग हो जाए। अगर अलग हो गए तो मुझे लगता है ईरान के साथ में जो कंट्रियां जुड़ गई हैं, उनको खदेड़ने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूरोप ने युद्ध से दूरी बना ली है। अमेरिका और इजराइल कूटनीतिक रूप से अकेले नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इटली ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया है। पश्चिमी एकता अब केवल मिथक बनकर दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव यहां पर कर दिया है। और आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पद से हटा दिया है। आयोग ने 1993 बैच के IAS अधिकारी दुष्यंत नरेला को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं 1997 बैच की IAS अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामले का प्रधान सचिव बना दिया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने 7 एरो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएं और नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट 16 मार्च को दोपहर 3 बजे तक भेजी जाए। साथ ही हटाए गए अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आयोग ने राज्य में SIR के दौरान कई अनियमितताओं को चिन्हित किया था, जिनमें प्रशासनिक देरी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही शामिल थी। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग के कदम से राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। वहीं राजधानी दिल्ली में LPG गैस की कमी को लेकर फैल रही खबरों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार जमाखोरी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर राजधानी में कहीं भी गैस की जमाखोरी की कोशिश होती है तो सरकार उसका कड़ाई से संज्ञान लेगी। उन्होंने कहा कि जब भी देश किसी संकट का सामना करता है तब सभी नागरिकों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो समाज में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा गैस खरीदने या जमा करने के लिए उकसा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां देश हित के खिलाफ हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से संयम बरतने और घबराने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अन्य माध्यमों का भी उपयोग करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हालातों पर नज़र बनाए हुए है और बहुत जल्द स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। मुझे लगता है जमाखोरी यदि दिल्ली में होगी तो उसके ऊपर सरकार का बड़ा कड़ा रुख है। अन्यथा जब देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है हम सबको इकट्ठे एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैं उन लोगों को भी चेताना चाहती हूँ जो इसे दहशत बना करके लोगों के अंदर भय बना रहे हैं और उनको जमाखोरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सच में देश के खिलाफ किया जाने वाला काम है। मुसीबत की घड़ी में हम सब इकट्ठे हों, थोड़ा सा संतोष रखें, अन्य माध्यमों का भी उपयोग करें और बहुत जल्द ये सारी की सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरीके से अपना काम कर रही है, राज्य सरकारें भी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी ओर से पूरी व्यवस्थाएं देख रही है और ऐसे में सबको मिलकर के इस घड़ी से निकलने का इंतजार करना है। और जो लोग इसको मौका बना करके भ्रष्टाचार करते हुए अपना इसे लाभ उठाना चाहते हैं उनको जरूर मैं चेताना चाहती हूँ कि इस तरह की कोई भी हरकत जैसे ही निगाह में आएगी तो कड़ी से। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 15,000 रुपए का इनामी बदमाश महबूब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी नरेश पुलिस की कॉम्बिंग के दौरान खेत से गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौकश जंगल क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान महबूब के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। घायल महबूब को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि नरेश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से गौकशी के उपकरण, 2 तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों गौकशों पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये मुठभेड़ नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बागोवाली इलाके में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले नई मंडी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद 2 साथी किस्म के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों पे कार्रवाई के क्रम में आज विभिन्न स्थानों पे चेकिंग की जा रही थी, जिस क्रम में नई मंडी पुलिस की टीम बागोवाली तथा सिसोना कट पे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान हाईवे की तरफ से कच्चे रास्ते से होकर एक मोटरसाइकिल पुलिस टीम की तरफ आ रही थी। पुलिस की तरफ आने पर पुलिस को जब संदिग्ध प्रतीत हुआ, पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया, उन्होंने एकाएक पुलिस टीम पर फायर करके यू टर्न करके भागने लगे तथा 150 मीटर आगे जाने पर कच्चे रास्ते होने पर फिसल कर गिर गए तथा पुनः गन्ने के खेत में आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी। पुलिस टीम ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। मौजूदा पुलिस टीम ने कॉम्बिंग करके दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया। आज गौकशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। 15,000 का इनामी महबूब गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस कॉम्बिंग में गौकश नरेश गिरफ्तार कर लिया गया। तो 15,000 का इनामी महबूब गोली लगने से घायल हुआ है। गौकशी के मामले में पुलिस और गौकशों के बीच ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक और गौकश नरेश पुलिस कॉम्बिंग में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। जिले में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया और लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। हालांकि इस बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों के अनुसार तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और सरसों की फसल को काफ़ी क्षति हुई है। कई जगहों पर फसल खेतों में ही गिर गई, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा बागों में लगे आम के मोल यानी छोटे फल भी ओलावृष्टि की चपेट में आ गए। तेज ओलों और हवाओं के कारण आम के छोटे फल पेड़ों से गिर गए, जिससे आम उत्पादक किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम में आई इस अचानक तब्दीली से जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसान अपनी फसलों को हुए नुकसान को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। किसान अब प्रशासन से नुकसान का आंकलन कर राहत देने की मांग कर रहे हैं। वहीं नोएडा में जीएसटी चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 1,54,00,000 रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआरटी टीम और सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी अमित कुमार को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुलाई 2024 में जीएसटी नंबर हासिल किया और उसके आधार पर कई फर्जी फॉर्म तैयार कर ली। जांच में सामने आया कि इन फर्जी फॉर्मों के जरिए बिना किसी वास्तविक खरीद फरोख्त के करीब 1,74,00,000 रुपए का बोगस आईजीएसटी क्लेम किया गया। इस तरह सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले ही एक आरोपी जेल में बंद है, जबकि एक अन्य आरोपी को 12 मार्च को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब अमित कुमार की गिरफ्तारी के बाद गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता की एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने कुत्ते के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे सड़क पर पटक पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने गुस्से में आकर कुत्ते को कई बार जमीन पर पटका, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया और उसके पैर में भी बुरी तरह चोट लग गई। तो घायल कुत्ता चलने फिरने में असमर्थ हो गया और युवक कि ये पूरी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सूचना मिलने पर पशु प्रेमी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। ये घटना थाना चरथावल क्षेत्र के मोहल्ला हलवाईयान की बताई जा रही है।
पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पशु क्रूरता का ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने एक कुत्ते के साथ बर्बरता यहाँ पर दिखाई है और पटक पटक कर उसे घायल कर दिया। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला मुजफ्फरनगर की चरथावल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला हलवाइन का है, जहां पर कुत्तों की लड़ाई में एक सिरफिरे युवक का बढ़ना और फिर उसके बाद में कुत्ते को पटक पटक कर मारना, ये सारा पूरा घटनाक्रम एक सोचने वाला है। और ये सारा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जब युवक कुत्ते को पटक पटक कर जमीन पर यानी सड़क पर मार रहा था तो सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद जो पशु प्रेमी थे वे चरथावल कोतवाली में पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो आरोपी युवक है उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। वहीं पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेकर युवक पर पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी कुलदीप, जिस तरीके की क्रूरता का ये मामला निकलकर सामने आया है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बेजुबानों के साथ इस तरीके की क्रूरता करते हैं और उन्हें किसी तरह का कोई खौफ भी नहीं है। हालांकि जो पशु प्रेमी हैं उनकी शिकायत पर पुलिस में इस पूरे प्रकरण को लेकर मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता के जो मामले हैं वो कई बार इस तरीके से सामने आते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस जो वीडियो सोशल मीडिया पर यानी पशु के साथ क्रूरता करता हुआ नजर आता है, हालांकि उसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजने का काम कर रही है। उसके बाद भी जो कुछ सिरफिरे युवक हैं जिनकी करतूतें लगातार सीसीटीवी फुटेज में कैद होती नजर आ रही है और उसके बाद भी इन युवकों पर कार्रवाई होती नजर आई है। उसके बाद भी जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है फिर भी लोग बाग इस ऐसी वीडियो को देखकर अनजान बने रहते हैं और फिर भी उसके बाद दर पर घटना करते रहते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को देखते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया गया है और जब पशु प्रेमी सहित सभी लोग कोतवाली में पहुंचे तो कोतवाली में पहुंचने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की भी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी और कुलदीप, अब जिस तरीके से इस युवक को जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ पशु प्रेमी हैं जो इस तरीके की घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खास तौर पर इस तरीके की घटनाओं को लेकर एक अलग ही तरीके का आक्रोश देखने को पशु प्रेमियों का नज़र आ रहा है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों में इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में एक नज़ीर पेश हो और इस तरीके की क्रूरता करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पुलिस द्वारा लगातार इन लोगों पर कार्रवाई करने के बाद भी और लोगों को भी इन चीजों से सबक लेना चाहिए। उसके बाद लोग फिर भी इन चीजों को देखकर अनदेखा करते हैं और लगातार पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस ने यही मामला चरथावल में भी किया है और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, मुकदमा भी दर्ज किया है और उसको जेल भेजने की कार्रवाई में भी पुलिस लगी हुई है। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पशु क्रूरता की शर्मनाक घटना सामने आई है। कुत्ते को सड़क पर पटक पटक कर एक युवक ने घायल कर दिया और उसके बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस में शिकायत भी की गई है। हालांकि युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेजने का काम यहाँ पर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस घटना की आलोचना लगातार होती हुई नजर आ रही है और लोगों में खासा आक्रोश भी इस घटना को लेकर देखने को मिल रहा है। वहीं हापुड़ में मोहल्ला लज्जापुरी में बहुजन नायक काशीराम की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और काशीराम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई जैसे गगनभेदी नारों और गीतों से पूरा माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने काशीराम साहब के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जतिन आज़ाद ने कहा कि काशीराम साहब केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे। उन्होंने कहा कि काशीराम साहब ने देश के बहुजन शिक्षित वर्ग को एक मंच पर लाकर संगठित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। साथ ही पे बैक टू सोसाइटी का संदेश देकर पढ़े लिखे लोगों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया।
एडवोकेट ललित कुमार ने भी उनके संघर्षों को याद करते हुए कहा कि काशीराम साहब ने साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और समाज में नई चेतना पैदा की। कार्यक्रम के मिशनरी गायकों ने भी गीतों के माध्यम से उनके जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। तो नोएडा की रफ्तार पर आज सुबह फिर से ब्रेक लग गया। जिस एलिवेटेड रोड को लोग जाम से बचने का शॉर्टकट मानते हैं, वहीं सड़क पर सेक्टर 18 की ओर जाने वाले हजारों नौकरी पेशा लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सुबह ऑफिस टाइम के दौरान एलिवेटेड रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और गाड़ियां रेंगने के बजाय लगभग थमी हुई नजर आई। सूत्रों के अनुसार जाम का कारण सेक्टर 18 अंडरपास के अंदर एक वाहन का खराब होना था। सड़क की सकरी बनावट और भारी ट्रैफिक के कारण जाम देखते ही देखते कई किलोमीटर पीछे तक फैल गया। लोग घंटों अपनी गाड़ियों में फंसे रहे, जिससे उनके वर्क शेड्यूल पर असर पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से उस खराब वाहन को रास्ते से हटाया। इसके बाद धीरे धीरे यातायात को सामान्य किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड रोड पर एक बार फंसने के बाद डायवर्जन की गुंजाइश न होने के कारण जाम और बढ़ गया। इस घटना ने एक बार फिर शहर में सुबह की ट्रैफिक चुनौतियों को उजागर कर दिया है और ये याद दिलाया है कि एलिवेटेड रोड शॉर्टकट होने के बावजूद कभी कभी सबसे जाम वाला मार्ग भी साबित हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।